नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी में जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में। उसका नाम है रस। ठीक है, रस का क्या मतलब होता है और रस कितने प्रकार का होता है। चीजें जो हैं वो आपको इतनी पता होनी चाहिए जिससे कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। आपको ना तो हिंदी का पूरा प्रोफेसर बनना है और ना ही आपको इतना कम ज्ञान होना चाहिए जिससे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई ना हो पाए। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे रस। रस मतलब सेंटीमेंट्स। ठीक है, इसमें इंग्लिश का मतलब होता है सेंटीमेंट्स। इसका एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि हमारे जो शरीर में, हमारे जो मन में जो सेंटीमेंट्स आते हैं, किसी चीज को देखने पर जो हम फील करते हैं, जो हमारे मन में एक अंदर से चेतना पैदा होती है, वो क्या होती है, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका क्या है, सबसे पहले मूल समझ लेते हैं। मतलब पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रस का क्या मतलब होता है। अगर आप ये बेसिक चीज समझ गए तो हो सकता है कि आप चीजें जो हैं वो बिना रिवीजन करे भी आप जाके वहां ठीक कर लें। तो देखिए रस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। मतलब शब्द के अनुसार अर्थ जो होता है इसका आनंद। आनंद मतलब होता है एक तरीके से खुशी। मन में जो एक चीज होती है रस, ठीक है, वो खुशी होती है, आनंद होता है, उसके बारे में बात करा जाता है। फिर एक काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, मतलब यह है कि जब हम काव्य पढ़ते हैं, काव्य का मतलब कोई पोइट्री पढ़ते हैं, कुछ भी ऐसी चीज पढ़ते हैं जिसको पढ़ने के बाद हमारे मन में कुछ सेंटिमेंट्स पैदा होते हैं। ठीक है, उसी को हम यहां पर रस बोलते हैं। ठीक है, हमारे मन में कुछ चीजें पैदा होती हैं, कुछ सोच पैदा होती है, कुछ हमें अनुभव की अनुभूति होती है कि हाँ, जैसे आप कोई नोवेल पढ़ रहे हैं, वो नोवेल पूरा क्राइम नोवेल है, तो आपको मन में क्या पैदा होगा। ठीक है, घृणा पैदा होगी, ठीक है, गुस्सा पैदा होगी मन में। ठीक है, जैसे कोई हम मूवी देखते हैं तो मूवी देखने के बाद हम ये क्योंकि बाद में क्यों कह देते हैं कि यार क्या कॉमेडी मूवी थी। क्यों? क्योंकि वो मूवी में उसका जो मूवी का जो मूल था, उसका जो मूवी का जो निष्कर्ष निकल के आया, वो ये निकल के आया कि हमें खुशी की उत्पत्ति हुई, तो इसका मतलब वो मूवी कॉमेडी थी। ठीक है, तो इसको फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें दे रखा है कि पाठक या श्रोता। पाठक या श्रोता मतलब जो पाठक मतलब जो पढ़ रहा होता है, श्रोता मतलब सुन रहा होता है, कि हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभाव से संयुक्त होकर रस का रूप प्रणीत होते हैं। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि श्रोता जो होता है, जो कानों से सुन रहा होता है, जो या जो पढ़ रहा होता है, उसके हृदय में, ठीक है, हृदय में उसके कुछ स्थायी भाव होते हैं। ठीक है, जैसे माँ के हृदय में क्या होती है, बच्चे के प्रति ममता होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आपके वो हृदय में परमानेंट हर आदमी में होती हैं, वो समय समय के अनुसार चीजों को देख के हमारे हृदय से हमारे मन में उत्पन्न होती हैं वो। ठीक है, फिर है रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरीके से ही आ जाता है। जैसे काव्य की आत्मा या प्राण तत्व किसे कहा जाता है, तो उसमें बोल दिया जाएगा रस, छंद, अलंकार। ठीक है, इस तरीके से तो रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रस के अवयव। अवयव का मतलब होता है अंग, वो कितने कितने अंगों से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो रस के मेनली जो होते हैं वो चार अवयव होते हैं, चार अवयव, ठीक है, या अंग होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव। ठीक है, चार होगा, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को व्यवचारी भाव भी हम कहते हैं। इसके बाद हम एक एक चीज को समझ लेते हैं एक एक तरीके से। स्थायी भाव क्या होता है, स्थायी भाव का मतलब होता है प्रधान भाव। प्रधान मतलब ये एक ऐसा भाव है जो कि रस में सबसे प्रमुख माना जाता है। इसके बिना रस की हम कल्पना नहीं कर सकते, ये एक प्रमुख चीज होती है। ठीक है, तो क्या होता है ये प्रधान भाव है। ठीक है, मुख्य भाव जिसको बोलते हैं। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। ठीक है, काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक रहता है। जैसे मैं बोल रहा हूं ना आपसे, काव्य हो या नाटक हो या कोई मूवी हो ना, मूवी क्या होती है, एक नाटक का एक प्रकार है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे बोल रहा है ना कि एक स्थायी भाव होता है जो शुरू से लेकर एंड तक होता है। ठीक, जैसे क्या होता है, हम क्यों बोलते हैं सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखी हमने, मतलब उसमें सस्पेंस की शुरुआत स्टार्टिंग होती है और एंड तक उसमें सस्पेंस रहता है। ठीक है, तो ये स्थायी भाव हो गया ये। ठीक है, ये स्थायी भाव हो गया जिसमें एक कोई काव्य होगा, काव्य मतलब कोई पोइट्री या फिर कोई कुछ भी नॉवल हो गया, कोई नाटक हो गया, उसमें एक भाव ऐसा होता है, एक सेंटिमेंट्स ऐसे होते हैं जो शुरू से लेके आखिरी तक बने रहते हैं। ठीक है, स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। ये आ गया आपका क्वेश्चन, स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। 9 स्थायी भाव होते हैं। ठीक है, स्थायी भाव ही रस का आधार होता है। मैंने बोला ना, एक बेस जो होता है रस का बेस होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव किसी भी रस का एक प्रमुख अंग होता है। इसके बिना किसी भी रस की जो है अनुभूति करी ही नहीं जा सकती, कोई इसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर आगे आपका इसमें कह रहा है
कि अतएव रसों की संख्या जो है वो रसों की संख्या 9 होती है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। नवरस मतलब 9 रस। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं, मूलतः 9 ही होते हैं। बाद में आचार्यों ने 2 और रस जोड़ दिए, वो कौन से थे? वात्सल्य और भगवत विषय रति को स्थायी भाव की मान्यता दी गई, और अब जो है स्थायी भावों की संख्या 9 है। ठीक, 11 तक, वो सॉरी, अब जो है स्थायी भावों की संख्या 11 हो गई। पहले 9 थी, उसके बाद 2 और जोड़ दिए गए उसमें, तो अब 11 हो गई। तो आपको जो है 11 को याद करना है। फिर दूसरा अंक कौन सा होता है रस का? वो होता है विभाव। विभाव का क्या मतलब होता है? स्थायी भाव को उद्घोषण कारण को विभाव कहते हैं। मतलब स्थायी भाव को जागृत करने के लिए जो भी उद्घोषण होता है, जो भी काम होता है, ठीक है, जो भी परिस्थिति होती है, उसको ही हम विभाव कहते हैं। अब विभाव क्या होते हैं? वो 2 तरीके के होते हैं, जैसे आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब ये क्या होते हैं, इनको भी एक बार समझ लीजिए आप। ठीक है, आलंबन विभाव क्या होता है? सबसे पहला हम देखते हैं आलंबन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है? जिसका आलंबन का मतलब होता है जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं। ठीक है, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं। जैसे हमने कोई मूवी देख रहे हैं या फिर कोई काव्य सुनने, नाटक देख रहे हैं हम, तो क्या होता है उसमें कुछ एक्ट ऐसा करा जाता है, कुछ चीज ऐसी होती है उसमें। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे अगर हीरोइन की मां मर रही है, ठीक है, हीरोइन की मां मर रही है, ठीक है, तो क्या होता है उस समय, पार्टिकुलर उस समय ही वो परिस्थिति जो होती है एक रस की भावना पैदा करती है कि हमें दुख पैदा हो रहा होता है। ठीक है, वो परिस्थिति को हम कहते हैं विभाव। ठीक है, अब आलंबन विभाव क्या होता है? इसमें कहते हैं सहारा पाकर किसी रस जो जागते हैं, स्थायी भाव जो जागते हैं, ठीक है, स्थायी भाव जो होते हैं 11 होते हैं, उनको जागृत करने के लिए जो परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसी को हम कहते हैं आपका आलंबन विभाव। आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं, इसमें होता है आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। ठीक है, अब इसमें आश्रय आलंबन क्या होता है? जिसके मन में भाव जागे, ठीक है, जिसके मन में भाव जागे उसको आश्रय आलंबन कहते हैं, और जिसके प्रति भाव जागे उसको हम विषय आलंबन कहते हैं। ठीक है, आश्रय आलंबन का मतलब जैसे आपने अगर मूवी देख रहे हैं और आपके अंदर जो भाव जागृत हो रहे हैं, तो आप हो गए आश्रय आलंबन, और जिसके प्रति मतलब आपने अगर हीरो के प्रति या हीरोइन के प्रति या फिर किसी भी कैरेक्टर के प्रति आपने जो भावना उत्पन्न कर दी, तो वो हो गए आपका विषय आलंबन। ठीक है, उसके बाद है उदाहरण, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागृत हो तो राम आश्रय हो गए और सीता विषय हो गई। ठीक है, उसके बाद सेकंड है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव किसको कहते हैं? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न हो लगते हैं, उन्हीं को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी, कोकिला, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टा। मतलब जैसे कहते नहीं चांदनी रात हो रही होती है, ठीक है, तो उस समय जो हमारे मन में चांदनी रात को देख के हमारे मन में जो परिस्थितियां देखिए, कह रहा है ना, वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर जो स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें ही उद्दीपन विभाव कहते हैं। वैसे ये सिर्फ समझने की चीज है, क्वेश्चन इसमें से मुश्किल से ही बनता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन वही बनते हैं कि स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं, या फिर जो है आपका रस के कितने अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए। जैसे पूछ भी सकता है आपको आलंबन विभाव क्या होता है। ठीक, तो इस तरीके से नेक्स्ट है आपका तीसरा अंग आ जाता है अनुभाव। अनुभाव का क्या मतलब होता है? मनोगत भाव, मन में जो भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार। ठीक है, जैसे क्या है, सामने अगर हीरोइन की मां मर रही है या फिर हीरोइन की गर्लफ्रेंड मर रही है, ठीक है, या हीरो खुद मर रहा है या हीरोइन खुद मर रही है, कोई भी अगर मर रहा है अगर उसमें, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे आंखों में नमी आ जाती है, आंखें मतलब हमारा शरीर उस तरीके से एक्ट करने लग जाता है। जैसे किसी कॉमेडी मूवी देख के हम बहुत हंसते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारे जो है शरीर में अलग अलग शारीरिक अंग हमारे अलग अलग तरीके से काम करने लग जाते हैं, उसी को कहते हैं अनुभाव। अनुभाव का मतलब जब फिजिकली एक्टिविटी हमारे शरीर में होने लगती है, तो उसी को हम कहते हैं अनुभाव। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपके। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद है आपका संचारी या व्यभिचारी भाव। इन दोनों को एक ही कहते हैं, संचारी या व्यभिचारी भाव। क्या होता है, मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया कि हमने कोई चीज देखी, हमने कोई काव्य पढ़ा, उसके बाद हमारे मन में कुछ चीजें संचरण कर रही होती हैं। ठीक है, जैसे खुशी पैदा हो रही होती है, लज्जा पैदा हो रही होती है, शंका पैदा हो रही होती है, डाउट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो यही जो होते हैं संचारी भाव होते हैं। ठीक है, जो आते हैं और जाते हैं, आते हैं जाते हैं। फिर क्या होता है, संचारी भाव की कुल संख्या होती है 33। ये आपको याद करने की चीज है, संचारी भाव की कुल संख्या होती है 33। ठीक,
इन चीजों के आप नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप ये पढ़ लीजिए संचारी भाव कौन से होते हैं। क्वेश्चन अगर ज्यादा टफ डालेगा तो ये भी पूछ सकता है, जैसे हर्ष हो गया, विषाद हो गया, ठीक है, त्रास मतलब भय या व्याग्रता, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, अशूर्या, ठीक है, जैसे दूसरों के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता, फिर है अमर्ष, विरोधी का अपमान करने की अक्षमता, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, ठीक है, और आपका आवेग। ये सब जो है आपके टोटल मिला के 33 जो होते हैं वो आपके होते हैं। उनको आप एक तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन तब भी आप अगर पढ़ रहेंगे तो आपके दिमाग से एक बार चीजें जो हैं वो आगे चली जाएंगी, ठीक। अब उसके बाद हम देखते हैं कि रस, ये 4 रस के भाव हो गए, 4 रस के पार्ट हो गए। अब हम देखते हैं कि रस के प्रकार, ठीक है, रस कितने प्रकार का होता है, ये आपका मूल जो जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं वो होता है। अब उसमें जैसे सबसे पहला आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में जब श्रृंगार रस उत्पन्न होता है तब उसमें रति या प्रेम की भावना पैदा होती है, ठीक है, प्रेम हो गया, प्यार हो गया, इसकी भावना हमें पैदा होती है। अब उसमें क्या है, संयोग श्रृंगार, 2 भाग हो जाते हैं इसके। संयोग श्रृंगार, इसमें क्या है, ये आपका उदाहरण दे रखा है, ठीक है। संयोग श्रृंगार का मतलब होता है मिलन एक तरीके का, ठीक है, जब 2 चीजें मिल रही होती हैं उसमें जो हमारा जो रस पैदा होता है उसको हम श्रृंगार रस के बोलते हैं, और उसमें भी संयोग श्रृंगार जो होता है उसको हम, ये आपका होता है। फिर नेक्स्ट है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार मतलब होता है अलग अलग होना, ठीक है, तो वियोग हो रहा होता है उस समय भी जो हमारे मन में चीजें पैदा होती हैं। तो ये 2 तरीके के भाग हो गए, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ठीक। ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको सही बताऊं तो एग्जाम्पल से पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके लिए आपको लंबी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है। वैसे तो एग्जाम्पल बमुश्किल ही आते हैं, लेकिन कुछ कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे कि आप इनको पकड़ सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ उसमें वर्ड्स ऐसे यूज करे जाते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर इससे तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए पता है क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन ये आता है कि श्रृंगार रस का भाव क्या होता है, स्थायी भाव क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, ठीक है। उसके बाद ये आपका तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, सांझ मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो इसको आप थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, अगर आपको थोड़ा कॉमन सेंस अगर आपका काम कर रहा है वहां पे, तो आप जो है इसको लगा सकते हैं कि हाँ इसमें हल्का फुल्का हंसी आ रही है। फिर आपका करुण रस। करुण रस का मतलब होता है, इसका जो स्थायी भाव है शोक, ठीक है। शोक में क्या होता है, ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक। शोक विकल सब रोवही, रोवही आ रहा है ना इसका, ठीक है, रोवही जो शब्द है वो रोने को कहते हैं, तो ये इससे आप पकड़ सकते हो चीजों को। विलाप, ये देखिए ये कीवर्ड आ रहा है विलाप, विलाप मतलब होता है रोना, बहुत बुरी तरह जब जो रोते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनसे कि आप पता पकड़ सकते हैं कि हाँ ठीक है, करुण रस में शोक इसका स्थायी भाव होता है। फिर आपका वीर रस, वीर रस में उत्साह, उत्साह जो होता है वो इसका स्थायी भाव होता है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है। तो इस तरीके के जो वो होते हैं वीर रस, जो वीरता को एक तरीके से दर्शाते हैं, जो बहुत मतलब बड़ी चौड़ी बात करते हैं उस तरीके का। फिर आपका रौद्र रस, ठीक है। रौद्र रस क्या होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, ठीक है, कहते नहीं रुद्र अवतार, ठीक है। रुद्र अवतार का क्या मतलब होता है, मतलब रौद्र रस। तो उसमें क्या है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, ठीक है। क्षोभ से जलने मतलब इनको क्रोध आने लग गया, ठीक। तो ये चीज आप पकड़ने वाली होती है, ये चीज आपकी पकड़ने वाली होती है। उसके बाद है भयानक रस। भयानक रस मतलब भय, भय क्या है, उधर गरजती सिंधु, लहरियां कुटिल, काल, देखिए काल शब्द आ रहा है, ठीक है। तो काल का मतलब क्या है, काल शब्द भय के लिए यूज होता है, ठीक। तो इस तरीके कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, ये ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ट्रिक होती है एक तरीके की कि कैसे आप पहचाने कि उसमें क्या दे रखा है। फिर है विभत्स रस, इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा मतलब घृणा, ठीक है। और घृणा क्या होता है, घृणा मतलब ऐसे समझ लीजिए कि सिर पर बैठे हो काक, काक मतलब होता है कौआ, ठीक है। आंख दो खात निकारत, ठीक। और उसके बाद खींचत जीव ही, मतलब एक तरीके से वो ये कह रहे हैं कि मांस, देखिए मांस का शब्द आ रहा है इसमें, ठीक है। वो ये कह रहा है कि एक तरीके से मरे हुए किसी जानवर के ऊपर जो है वो बैठता है, वो कौआ जो बैठता है उसकी फिर आंख निकालता है, उसके फिर जो है मांस उसका निकलता है, उसकी जीभ खींचता है। तो ये सारे वर्ड क्या है, ये आपके अंदर घृणा पैदा कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो है, इसका जो आपका स्थायी भाव होता है वो होता है आपका विस्मय आश्चर्य, ठीक है, विस्मय आश्चर्य में पड़ जाना, ठीक। तो ये आपका जो है चकित, ये देखिए चकित मतलब क्या होता है,
चकित मतलब होता है अद्भुत, विश्व आश्चर्य हो जाना। तो ये चकित वर्ड जो यूज हो रहा है ये भी आपका जो है एक तरीके से कहते नहीं आश्चर्यचकित हो जाना। आश्चर्यचकित मतलब एक तरीके से कुछ ऐसी ऐसी अद्भुत घटना हो जाना जिसमें कि हमें पता भी नहीं था हो सकती है। तो ये चकित वर्ड से आपको पता चल रहा है कि हाँ इसमें आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है मतलब ये अद्भुत रस का एक उदाहरण हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नवा जो रस है वो है शांत रस। ठीक, शांत रस में ये क्या कह रहे हैं, शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शम या निर्वेद। ये मल्टीपल टाइम, कई सौ टाइम ये क्वेश्चन यूज हुआ है। ठीक है, ये आपका स्थायी भाव होता है। ठीक, इसमें जो मतलब धारणा जो मन में पैदा होती है वो वैराग या वितराग की पैदा होती है। ठीक है, मन रे तन कागज का पुतला, ठीक है, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व कर क्या इतना। ठीक है, कागज का पुतला, देखिए ये इस तरीके का वर्ड ही कह रहे हैं। ठीक है, मन रे तन, तन जो है मतलब तन जो हमारा शरीर जो है, ठीक, वो हमारा शरीर है वो कागज का पुतला है। ठीक, अगर उसमें से जो है आत्मा निकल जाती है तो वो कुछ भी नहीं रह जाता। तो ये क्या हो रहा है कि एक तरीके से ये अलग अलग वैरागी की भावना पैदा कर रहा है। ठीक, उसके बाद है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में वात्सल्य रति। ठीक है, वात्सल्य रति मतलब ये है कि ये एक तरीके से समझ लीजिए कि माँ जो अपने बच्चे के प्रति एक जो भावना रखती है, जो ममता रखती है, उसके लिए वात्सल्य रस ये जो है होता है। जैसे क्या है, किलकत कान घुटरूमन आवत, मतलब किलकत मतलब किलकारी मारना। ठीक है, तो इस तरीके के जो नंद के आंगन में, मतलब ऐसे वर्ड्स आप तो थोड़ा थोड़ा ध्यान से अगर पढ़ेंगे ना तो विश्वास मानिए आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पता चल जाता है उसमें। फिर आपका है भक्ति रस। भक्ति रस का आपको मतलब समझ गया हो, इसका मतलब होता है भगवत विषयक, मतलब एक तरीके से ये भगवान के जो जब लीन हो जाते हैं उसमें तब ये रस पैदा होता है। तो उसमें क्या, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे घोर बन, तो इसमें राम जपू आ रहा है ना, ये वर्ड आ रहे हैं इसमें, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये आपका भक्ति रस होगा। उसके बाद कुछ नोट से कुछ वर्ड क्वेश्चन निकल जाते हैं इसमें। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। ठीक है, इसको सबसे प्रमुख जो राग है, जो रस है उसको बोला जाता है। ठीक, श्रृंगार रस को। उसके बाद है नाटक में जो होते हैं वो 8 ही रस माने जाते हैं। नाटक में 8 ही रस होते हैं क्योंकि वहां शांत को रस नहीं गिना गया है। ठीक है, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। इसमें क्वेश्चन आता है भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो 8 मानी है। भरत मुनि ने केवल 8 रसों की चर्चा की है। ठीक है, पर आचार्य अभिनवगुप्त ने, ठीक है, 9 रसों को काव्य में स्वीकार किया है। नेक्स्ट है आपका श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य रस और भक्ति रस भी आ जाते हैं, इसलिए 9 ही रसों की संख्या 9 ही मानना ज्यादा उपयुक्त है। मतलब जो इन्होंने अलग से 2 वात्सल्य रस और भक्ति रस बोले हैं ना, ये श्रृंगार रस के ही पार्ट माने जाते हैं, इसीलिए 9 रस को ही ज्यादा उपयुक्त मानना होता है। ठीक है, बाकी ये जो आपका जो है रस संबंधी विविध तथ्य इसमें है कि भरत मुनि जो है वो काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य बोला जाता है इनको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आचार्य भरत मुनि ने सबसे अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र जो है, जैसे पूछ लिया था नाट्य शास्त्र किसकी कृति है, किसका ग्रंथ है, तो भरत मुनि का है। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो यहां से आपके बन जाते हैं, और बाकी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इधर का, इसलिए मैं आपको ये बता नहीं रहा हूं। ठीक है, भरत मुनि के प्रथम सूत्र, मुख्य सूत्र, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब आपका आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर हैं। मैं तो आपसे ये बार बार मैं क्वेश्चन आंसर इसीलिए छोड़ देता हूं क्योंकि आप इनको खुद करिए बुक से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इनको खुद करिए, इनसे आपको जो है प्रैक्टिस में मैं करवा दूंगा। मैं इसीलिए मैं देखिए आप लोगों का भला चाहता हूं, मैं इसलिए करता हूं क्योंकि क्वेश्चन आंसर मैं करवा दूंगा, मेरा कुछ नहीं, मेरी तो वीडियो की लंबाई बढ़ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे को। लेकिन आप करेंगे तो जो आपने पढ़ा है ऊपर से, जब आप इसको करेंगे ना, तो अगर इसमें टोटल कितने क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, देखिए इसमें लगभग ऐसे होंगे 30 के करीब क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, ये आपके हो गए लगभग 29 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, 29 क्वेश्चन मान लीजिए इसमें दे रखे हैं, 29 में से आपके मान लीजिए 15 ही ठीक हुए, तो कम से कम आपको इस चैप्टर पढ़ने का 15 तो ठीक हुए ना, 10 ही ठीक हुए, मान लीजिए 10 तो ठीक हुए ना, तो 10 ठीक हुए तो इसका क्या मतलब है, 10 का मतलब यह है कि आपने कुछ तो पढ़ा। अब आप जब इसको मल्टीपल टाइम पढ़ते रहेंगे तो आपको जो है ये आपको पता चल जाएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो चीजें होती हैं इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि अब जैसे देख लीजिए ये 29वां सवाल मैं बता देता हूं आपको। जैसे ये पूरा आपने पढ़ा एक एक चीज के सब, कहीं ना जाई कहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। देखत तब रचना विचित्र, विचित्र आपको समझ में आ गया कि कुछ विचित्र है, तो ये क्या हो गया, विचित्र मतलब ये होता है कि कुछ स्पेशल चीज, कोई अलग चीज हो रही है, हमारा ध्यान जो है वो अलग तरीके से जा रहा है, तो उसका क्या मतलब, विचित्र का मतलब होता है अद्भुत रस, हमें कुछ अद्भुत चीज उत्पन्न हो रही है ना।
विचित्र का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल से अलग है, तो उससे क्या हो रहा है देखिए, ठीक। तो 29वें का आंसर क्या है इसका, देखिए डी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए 17वां क्वेश्चन देख लीजिए। 17वां क्वेश्चन क्या, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। आप इधर उधर मत याद करना, आप जो है चीजों को ऐसे याद करना कि पहला कौन सा होता है, श्रृंगार रस, इस तरीके से याद करना। तो देखिए 9वां रस कौन सा होता है, शांत रस होता है, ठीक। 9वां रस आपका शांत रस होता है। तो इस तरीके से आप जो है ये सारा का सारा टॉपिक मैंने इसमें कंप्लीट करा दिया है, और आपके क्वेश्चन आंसर आप खुद करिए, क्योंकि मैंने आपको जो कीवर्ड्स बताए हैं, जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है आप आसानी से कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको कि आप पहचान सकते हैं, ठीक है, आप जो है पहचान सकते हैं। जैसे देखिए 18वां क्वेश्चन, उस काल मारे क्रोध, इस वर्ड को नोट कर लिए। तन कांपने, ठीक है, कांपना वर्ड यूज कर लिए। मानो हवा का जोर, सोता हुआ सागर जगा। अब इससे क्या पैदा हो रहा है आपको एक तरीके से एक तरीके से एक होता है ना रौद्र, जैसे डर जो होता है, डर पैदा हो रहा है, जैसे क्रोध वर्ड आ रहा है इसमें कांपना वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका रौद्ररस हो गया, ठीक। तो ये मैं आपको जो बता रहा हूं, ये बहुत ही कम टीचर्स इस चीज को बताते हैं, ये किस तरीके से आप ट्रिक से इसको कैसे याद कर सकते हैं। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ल्यूसेंट के अलावा कुछ मत पढ़ना। एंड में सबसे अंत समय में मैं आपको कुछ चीजें आपको दूंगा, जो कि आपको जैसे आपका तत्सम तद्भव हो गया, इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव जो है ल्यूसेंट में कम दे रखे हैं, लेकिन जितने ल्यूसेंट में दे रखे हैं पहले उनको रट्टा मार लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आ जाता है। दूसरा आपका पर्यायवाची को आपको कहीं बाहर से नहीं करना है, ठीक है। विलोम शब्द हो गए, विलोम शब्द आपको जो है ल्यूसेंट के पहले रट लीजिए, बाकी मैं आपको थोड़े और प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत ही कम मटेरियल होगा जो कि आपको बाहर से करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, इससे बेस्ट बुक कोई नहीं है। तो दोस्तों इसको करिए, उसके बाद कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मैंने आपको बता दिया जीएस का पेड बैच आपका चालू होने वाला, यूपीएसआई टारगेटेड करके, ठीक है, उसको आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सिर्फ टारगेटेड चीजें पढ़ाई जाएंगी, और उसमें कुछ भी स्पेशल एक्स्ट्रा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा जो होता है, फालतू की जो चीजें होती हैं, वो आपकी बिल्कुल नहीं कराई जाएंगी। सिर्फ जो आपका एग्जाम में आने वाला है, एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जाएगा।